नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको विज्ञान कराएंगे। विज्ञान में हम आपको पहले जनन के बारे में बताएंगे, फिर मापन का कॉन्सेप्ट कराएंगे। देखते हैं दोस्तों। जनन पादपों द्वारा नए पौधों को उगाना या उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यानी जो आपका टॉपिक है जनन, पादपों में जनन, जो आपका टॉपिक है पादपों में जनन, तो ये पेड़ पौधों में जनन बता रहे हैं हम आपको। तो पादपों द्वारा नए पौधों का निर्माण करना या उत्पन्न करना या नए पौधे उगना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जो जनन होता है वह दो प्रकार से होता है। पादपों में जो जनन होता है तो वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो कितने प्रकार से जनन होता है? दो प्रकार से। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें और समझ लेते हैं। जो आपके कायिक अंग कौन से होते हैं? जो कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? जो जड़ है, तना है, पत्ती है, कली है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। और एक आपका प्रश्न पूछा गया था पादप। पादप यानी जो पौधा है उसे ही पादप कहते हैं। तो पादप का जनन अंग या पौधे का जो जनन अंग होता है वह कौन से होता है? तो पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। तो इस प्रकार आप समझे जो कायिक अंग होते हैं वो जड़, तना, पत्ती और कली होते हैं। और पौधे का जो जनन अंग होता है वह पुष्प होता है। और जनन की डेफिनेशन हमने बताई। हम पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं तो पौधे का जनन पढ़ रहे हैं। तो पादपों द्वारा नए पौधे को उगाना, उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो आप जनन के बारे में समझ गए। हमारी कोशिश ये रहती है आपको एकदम सटीक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए, जिससे जो पढ़ाया जा रहा है वह आपके दिमाग में रहे और आप उसे लिख सकें। इतना ना हम पढ़ाएं जिससे कि आपको खुद न पता रहे कि इसमें पॉइंट कौन सा हमें लिखना है। तो हम एग्जाम्पल कोशिश यही करते हैं कि जो आप लिख सकें वही एग्जाम्पल देते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो शब्द या जो आपको डेफिनेशन कराई जाए उसका अर्थ समझा दिया जाए। अगर अर्थ समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जनन के बारे में देखा, जिसमें आपके पादप के जनन के प्रकार आपने देखे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आप लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक जनन बिना बीज के, बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। बिना बीज के, अगर बिना बीज के नया पौधा उत्पन्न होगा तो किससे होगा? कायिक अंग द्वारा। किसके द्वारा? कायिक अंग द्वारा। और कायिक अंग हमने आपको अभी बताए थे, जड़ है, तना है, पत्ती है और कली है। इसके द्वारा अगर कोई नया पौधा उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या है? अलैंगिक जनन है। तो इस प्रकार बिना बीज के, उसमें बीज की आवश्यकता नहीं है, बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन से आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? कायिक प्रवर्धन विधि, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा। तो इस प्रकार आपकी अलैंगिक जनन की मुख्य विधियाँ हैं कौन कौन सी? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा। देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन पादप के कायिक अंगों से, कायिक अंग हमने आपको बताए थे जड़, तना, पत्ती और आपके कली। पादप के कायिक अंगों से
नया पादप उत्पन्न होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, या फिर वर्दी प्रजनन भी कहते हैं। आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था, वर्दी प्रजनन किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं, पादप के कायिक अंगों से नया पादप उत्पन्न होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं या वर्दी प्रजनन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गुलाब का पेड़ होता है और चंपा का पेड़ होता है, वह क्या है? तने द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। यानी उसकी जो तना होता है, यानी हम कह सकते हैं टहनियाँ जो काट के और हम गाड़ दें ज़मीन में, तो वह गुलाब का पेड़ बन जाता है। यानी उससे क्या है? गुलाब का पेड़ निकल आता है। और अजूबा, ये आपके पेपर में पूछा गया, अजूबा या जिसे ब्रायोफिल्म कहते हैं, तो ये क्या है? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा आलू का होता है आपका, आलू एक तना है, उससे भी नया पौधा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं मुकुलन। मुकुलन या कली द्वारा, मुकुलन को क्या कहते हैं? कली द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है उसे मुकुलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। जैसे यीस्ट मुकुलन या कली द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है उसे मुकुलन कहते हैं। यानी मुकल या कली द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यीस्ट खंडन द्वारा, इसमें खंडन द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? खंडन द्वारा, यानी उसके खंड खंड होकर एक नया पादप उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? खंडन। जैसे शैवाल है, इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं शैवाल। नेक्स्ट देखते हैं बीजाणु द्वारा, इसमें बीजाणु द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है, जैसे कवक है। तो इस प्रकार आपने अलैंगिक जनन की विधियां देखी। अब देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? बीज द्वारा नए पादप को उत्पन्न करना लैंगिक जनन कहलाता है। अगर बीज द्वारा कोई नया पौधा उत्पन्न हो रहा है तो वो लैंगिक जनन, और बिना बीज के कोई नया पौधा उत्पन्न हो रहा है यानी कायिक अंग द्वारा, तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में बीज द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आपने जनन के बारे में समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं मापन। नेक्स्ट क्या देखते हैं? मापन। जो मापन का आपका कॉन्सेप्ट है वह कंप्लीट करते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले राशि, जिसे क्वांटिटी कहते हैं, समझते हैं इसके बारे में। राशि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, लंबाई, इन्हें क्या है? हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं भौतिक राशियाँ। अभी हमने राशि देखी, अब भौतिक राशियाँ देखते हैं। भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, घनत्व आदि। या फिर आप लिख सकते हैं वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल में यही दे सकते हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, बल, चाल, दूरी, घनत्व। और राशियाँ जिन्हें
संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें राशियाँ, और वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, और पूछा जाता है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लिख सकते हैं भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश राशि, अदिश राशि दो प्रकार की होती हैं राशियाँ। तो देखते हैं दोस्तों, अदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण किसकी परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान है, विद्युत धारा है, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। और जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियाँ। और परिणाम, यहाँ पर परिमाण लिख लेना। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। जैसे वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है। नेक्स्ट देखते हैं, मात्रक। मात्रक देखते हैं दोस्तों। मात्रक किसी भौतिक राशि की माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार मानकर, इसको परिमाण को आधार मानकर उसी भौतिक राशि को इस मानक के पक्षों में व्यक्त किया जाता है, उसी मानक को मात्रक कहते हैं। तो मात्रक के प्रकार देखते हैं दोस्तों। मात्रक के दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन से होते हैं, मूल मात्रक की डेफिनेशन देखते हैं। मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, तो ये सभी मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन, जूल, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो इस प्रकार आपने देखा। अब देखते हैं मापन की पद्धति। मापन की पद्धति, एक MKS पद्धति, SI पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। MKS पद्धति में MKS यानी मीटर, M माने मीटर, K माने किलोग्राम, S माने सेकंड। तो लंबाई को किस में, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये क्या है, MKS पद्धति है। SI सिस्टम, या जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली भी कहते हैं। CGS पद्धति, C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम और S माने सेकंड। FPS फुट, पाउंड और सेकंड, यानी लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। इसी प्रकार इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये आपकी मापन की पद्धति थी।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं, उसके अनुसार जो आपके मूल मात्रक हैं वो 7 हैं और दो पूरक मात्रक हैं और 7 मूल मात्रक हैं। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में क्या है, सम्मिलित हैं। देखते हैं दोस्तों, इसमें से आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। मूल मात्रक भौतिक राशियाँ हैं, ये उनके एसआई मात्रक हैं, ये संकेत हैं। तो लंबाई 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 का जो मात्रक है वो मीटर है, इसका संकेत स्मॉल m है। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, और इसका जो संकेत है kg है। नेक्स्ट देखते हैं समय। समय का एसआई मात्रक सेकंड है और इसका संकेत s है। नेक्स्ट देखते हैं ताप। ताप का जो मात्रक है वो केल्विन है। ताप का मात्रक केल्विन और संकेत क्या है, k है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है और जिसका संकेत MOL है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और संकेत CD है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और संकेत कैपिटल A है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो भौतिक राशियाँ थीं, जो उनके मात्रक देखे आपने। तो यहाँ पर मूल मात्रक आपके 7 हैं। ये 7 आपके मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं और 2 आपके पूरक मात्रक हैं। पूरक मात्रक कौन से हैं, समतल कोण या फिर कोण। आपके पेपर में पूछा गया था कोण का मात्रक क्या है, तो कोण का मात्रक रेडियन है। तो समतल कोण या कोण का मात्रक रेडियन, जिसे RAD से प्रदर्शित करते हैं। ठोसीय कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, जिसे SR से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आपने 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक देखे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका देखते हैं दोस्तों, आयतन देखते हैं। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मात्रक है मीटर क्यूब या फिर घन मीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसका मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट देखते हैं चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे समय। तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय। इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। तो इसका जो सूत्र होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बल का सूत्र होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन कह सकते हैं, क्या, न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसका मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकंड या प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं
दाब का सूत्र है बल बट्टे क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कार्य या ऊर्जा। इसका सूत्र है बल गुणा दूरी, तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर या फिर जूल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शक्ति। शक्ति का सूत्र है कार्य बट्टे समय। शक्ति का सूत्र है कार्य बट्टे समय और इसका मात्रक है जूल प्रति सेकंड। तो इस प्रकार हमने आपको ये सूत्र तथा मात्रक भौतिक राशियों के कराए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, इनमें से आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं दोस्तों, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच कितने के बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच या फिर 30.48 सेंटीमीटर। एक गज बराबर होता है 3 फुट। एक गज बराबर कितने को होता है? 3 फुट के बराबर होता है एक गज। 1 लीटर कितने के बराबर होता है? 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 लीटर होता है 1 घन मीटर के। 1000 लीटर 1 घन मीटर के। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर या फिर 2.5 एकड़ के। 1 डेसिमल 40 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 100 किलोग्राम 1 कुंतल के बराबर होता है। 10 कुंतल 1 टन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वह पूछा गया था, 1 गज कितने के बराबर होता है? 1 गज और 1 फुट, ये प्रश्न आपके में पूछा गया है। 1 गज कितने के बराबर होता है? तो 3 फुट के। और 1 फुट कितने के बराबर होता है? 30.48 सेंटीमीटर के। तो इस प्रकार आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मापन में प्रयुक्त उपकरण। मापन है उसमें प्रयुक्त उपकरण। तो मापन में प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित हैं, जैसे थर्मामीटर, रेन गेज। ये आपके सिलेबस में है दोनों ही, तो इसके बारे में विधिवत पढ़ते हैं। थर्मामीटर, जिसे तापमापी भी कहते हैं। थर्मामीटर क्या कहते हैं? तापमापी। ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। ताप मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर मानव के शरीर के ताप को जिस तापमापी या थर्मामीटर से मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मानव के शरीर का ताप मापा जाता है उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में समझते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। थर्मामीटर पर ताप
मापने का एक मापक्रम या स्केल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या पॉइंट हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक या फिर 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक के ताप को माप सकते हैं। और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कितने कितने से कितने बीच के ताप को माप सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं। इसे चित्र से समझते हैं, चित्र देख लेते हैं। ये आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। एक प्रश्न और है डॉक्टरी थर्मामीटर से जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वह कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये आप ध्यान कर लें कितना होता है सामान्य मनुष्य का ये आप नोट कर लें कहीं पर, सामान्य मनुष्य का। तो इस पर देखते हैं आप, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है 35 से 42 और 94 से 108 फ़ारेनहाइट और 35 से 42 सेंटीग्रेड। तो आप समझ गए होंगे यह क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेन गेज। रेन गेज को क्या कहते हैं, वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा के जल की मात्रा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को रेन गेज या वर्षा मापी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा मापी कहते हैं। इसके बारे में और समझते हैं। वर्षा मापी या रेन गेज में सामान्य रूप से 3 इंच अथवा 8 इंच व्यास के मुख वाला कीप एक कांच के बर्तन पर लगा होता है। यह कांच का बर्तन एक बेलन के अंदर रखा होता है। कीप में गिरने वाला जो पानी है, वर्षा का पानी, इस बर्तन में एकत्रित होता रहता है। एक निश्चित समयांतराल पर बेलन की सहायता से इसे माप लिया जाता है। उसमें क्या है, स्केल लगा होता है, उससे हम माप लेते हैं। इसकी माप को मिलीमीटर अथवा इंच में व्यक्त करते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी जो माप है उसमें किस में व्यक्त करते हैं, मिलीमीटर या इंच में व्यक्त करते हैं। इसका चित्र देखते हैं दोस्तों। ये चित्र है रेन गेज का, ये रेन गेज का चित्र है आपका। ये रेन गेज का चित्र है, ये एक स्टैंड पर लगा है। वर्षा का जल इसमें गिरेगा और एकत्रित हो जाएगा। ये बेलनाकार आपकी कांच की जो छड़ है उसमें, और ये गेज लगा है, इससे नाप लेते हैं मिलीमीटर में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जनन समझते हैं दोस्तों। जनन यानी पौधे के जनन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पादपों द्वारा नए पौधे उगाना या उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना, पत्ती और कली। जब ये आपको पता होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अलैंगिक और लैंगिक जनन, जब डेफिनेशन आप लिखोगे तब आप समझोगे कि कायिक अंग कौन से होते हैं। तो उसमें आपको पहले पता होने चाहिए कायिक अंग जड़, तना, पत्ती, कली होते हैं।
और पादप का जो जनन अंग होता है वह पुष्प होता है। और पादप में जनन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है बिना बीज के, या हम कह सकते हैं कायिक अंग द्वारा बिना बीज के नए पौधे को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है, या फिर कायिक अंगों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या है? बीज द्वारा नए पादप को उत्पन्न करना लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में ही हमने आपको बताया था परागकण, निषेचन, ये सभी क्रियाएं होंगी और अंत में क्या होगा? फिर अंडाशय में बीज का निर्माण होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मापन। जो मापन का कॉन्सेप्ट, इसमें देखते हैं राशियां आपकी जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशियां कहते हैं, और वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो अदिश, एक सदिश। अदिश में क्या है? परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो वे अदिश राशियां। और परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो, परिमाण और दिशा की, किसकी? परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मात्रक। मात्रक देखते हैं और मात्रक के प्रकार देखते हैं। मात्रक किसी भौतिक राशि हेतु उसी राशि के निश्चित परिमाण को आधार मानकर भौतिक राशि को उस मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसी मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक के प्रकार, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होते हैं वे मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वे मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पद्धतियाँ कौन कौन सी है मापन की? MKS पद्धति है, SI यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है आपकी, CGS पद्धति है, और FPS पद्धति है। तो M माने मीटर, K माने किलोग्राम, S माने सेकंड, यानी लंबाई का जो मात्रक है मीटर, और द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड। इसी प्रकार CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और FPS में फुट, पाउंड, सेकंड, यानी लंबाई का जो मात्रक है सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, और समय का सेकंड। ये CGS पद्धति में है। लेकिन आपसे जब पूछा जाए स्पेशल कि CGS पद्धति या FPS पद्धति में बताओ, तो आप लिखेंगे नहीं, तो आप जो अगर आपसे पूछा जाता है लंबाई का मात्रक क्या है तो आप मीटर लिखेंगे। तो इस प्रकार आप MKS पद्धति और जो आपकी SI पद्धति है वो एक ही है लगभग, जो वर्तमान में है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। तो उसमें भी जो आपका लंबाई का जो मात्रक है वह क्या है? मीटर है, किसमें? SI पद्धति में, और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। तो वर्तमान में यही प्रचलित है और आपको लिखना इसी से ही है। अगर पूछा जाता है कि CGS पद्धति में बताओ तो लिखना है, या पूछा जाए FPS पद्धति में बताओ तो लिखना है, नहीं तो अगर पूछा जाए लंबाई का मात्रक क्या है तो मीटर लिखना है। आपको MKS और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पद्धति से ही लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली यानी SI सिस्टम में कितने 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक हैं। तो मूल मात्रक कौन कौन से हैं आपके? यानी लंबाई का जो मात्रक यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, कैंडेला और एम्पियर, ये आपके 7 मूल मात्रक हैं। यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पूरक मात्रक यानी समतल कोण या कोण का मात्रक रेडियन, और ठोसी कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो इस प्रकार आपने
7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक को देखा। ये आपके हैं व्युत्पन्न मात्रक। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज में 3 फुट। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 लीटर में 1 घन मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर या 2.5 एकड़। 1 डेसिमल में 40 मीटर स्क्वायर। और 100 किलोग्राम में 1 कुंतल और 10 कुंतल में 1 टन होता है। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट डाटा था आपके पेपर की दृष्टिकोण से, तो इसे भी नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं मापन में प्रयुक्त उपकरण। मापन में प्रयुक्त उपकरण आपके सिलेबस के अनुसार 2 दिए हैं। कौन कौन से? थर्मामीटर और रेन गेज। थर्मामीटर को तापमापी कहते हैं, तो ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव के शरीर के ताप जिस तापमापी से मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसमें 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड से यानी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ताप नापा जा सकता है। और जो सामान्य मनुष्य का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम कह सकते हैं या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आप नोट कर लें। फिर देखते हैं रेन गेज। वर्षा के जल की मात्रा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को वर्षा मापी या रेन गेज कहते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि इसकी माप को मिलीमीटर या इंच में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार आपने शॉर्ट में रिवीजन भी कर लिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।